दूर तक जाती ये राह जैसे जीवन में उगते नए सूरज को नमन करने चल पड़ी हो। यही तो है वो राह जिस पर कदम बढ़ाने से एक भटकाव का अंत हुआ। अंधेरा छटने लगा, मन में जो भ्रम था वो पिघलने लगा। अपनों के साथ, सपनों के साथ फिर से जीवन जीने की शुरुआत हुई। लेकिन कैसा था वो भटकाव, कैसा था वो अंधेरा, फिर कैसे दिखाई दी जीने की राह। बहुत छोटा उम्र से बहुत बदमाश करते छोटी उम्र से ही मैं बहुत शैतानी करता था। गिल्ली खेलता था, क्रिकेट खेलता था, कबड्डी खेलता था, धनुष पकड़कर जंगल जाता था। मेरे गांव में बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। कुछ ऐसा ही बेफिक्र, हंसता, मुस्कुराता, कुदरत की खूबसूरत बाहों में जवान होता जीवन था किशोरी कोसी का, जो बस्तर के भैरोगढ़ ब्लॉक गांव कुडुम्ब खोदरा की रहने वाली है। कितनी आजाद थी उसकी जिंदगी। वो सारा दिन मस्त हिरनी सी घूमती, पास के चिंगतराई के बाजार से चूड़ी, बिंदी और अपनी पसंद का खाने का सामान खरीदती। मेरे गांव में मेरे बचपन के दिन बहुत ही अच्छे थे। मैं और मेरी सहेली पूरे दिन घूमते फिरते रहते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे, खाते थे। मुझे तो लगता था कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। इस क्षेत्र में रहने वाले अनेक युवक युवतियां खुशियों की राह पर आगे बढ़ पाए, इससे पहले ही उनके मासूम जीवन को एक निर्दयी बाज की तरह झपट लेता है वामपंथी उग्रवाद। और दुख की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं लगने देता कि वो उनके जीवन से उजालों को छीनकर उन्हें अंधेरों में धकेल रहा है। जिन अपनों के लिए वो जान दे सकते थे, उन्हीं की जान लेने पर मजबूर कर रहा है। वो हाथ जिनसे उन्होंने अपने गांव का नव निर्माण करना था, उन्हीं हाथों में उस निर्माण को बर्बाद करने के हथियार थमा देता है। लेकिन ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती? मैं वो गांव में जब नक्सली आए, मैं भी उसमें भर्ती हो गया। मुझे लगा इसमें बहुत मजा है, मैं भी बड़ी बंदूक पकड़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़े आदमी बनाऊंगा बोलते गया। अलग थलग पड़े लक्ष्मण के गांव में वामपंथियों को अपना जाल फैलाना सुरक्षित लगा था। और फिर उनकी समाज विरोधी विचारधारा में फंसकर लक्ष्मण उनकी मिलिशिया में भर्ती हो गया। उसका वो तीर धनुष जिससे वो जंगली जानवरों से अपनी और अपने लोगों की रक्षा करता था, अब उसी तीर धनुष के बल पर वो अपने अपनों को धमकाने लगा। जंगल और उसमें बसने वाले प्राणियों की दोस्ती का दम भरने वाला लक्ष्मण अब ऐसे काम करने लगा था जिनसे दोस्ती की नहीं, हमेशा षड्यंत्र की बू आती थी। उधर कोसी के नसीब में भी शायद कुछ ऐसा ही लिखा था। एक दिन उसके गांव में एक वामपंथी उग्रवादी महिला कमांडर आई और उसे अपने साथ ले गई। उसकी मां बहुत रोई चिल्लाई, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। कोसी एक युवती थी, एक इंसान थी, लेकिन जिस तरह से उसे ले जाया जा रहा था मानो भेड़ बकरी हो। वो लोग मेरे गांव में आए, मेरे घर में घुस गए और मुझे जबरदस्ती ले गए। मैं जंगलों में उनके साथ रहने लगी। मुझे बंदूक चलानी सिखाई, जमीन पकड़नी सिखाई। वो जैसा कहते मैं करती गई। लक्ष्मण और कोसी जैसे नौजवानों को लगता है कि इन उग्रवादियों के साथ मिलकर वो अपने क्षेत्र में एक क्रांति ले आएंगे, जिससे हर कोई सुखी हो जाएगा, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, सबको शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिलेगा। असल में वो वामपंथ की भावना और कामना को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते।
वामपंथी उग्रवाद का तो आदर्श ही हिंसा और बर्बादी है। इस हिंसा को सही ठहराकर वो सामाजिक, राजनैतिक और काम धंधों की व्यवस्था को अपने काबू में रखना चाहते हैं। अपनी इसी नीति के कारण वामपंथ उग्रवाद ने युवक और युवतियों को फुसलाकर देश के कुछ हिस्सों में अपना विनाशकारी पंजा फैला रखा है। इनमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से वामपंथी उग्रवाद से ज्यादा प्रभावित हैं। ये नीरस खाली घर गवाह हैं उस दहशत के जो वामपंथी अपने खिलाफत करने वालों पर बरसाते हैं। यहाँ पे जो पांडू जी करके थे, सरपंच थे, 10 साल चला चुके थे और वो पूरा गांव को इकट्ठा मतलब सबको सलाह देते रहे कि नक्सलियों के साथ नहीं वो बैठक बैठक में नहीं जाना है, उनसे दूर रहना है। उनके साथ में हम लोग सहयोगी थे, करीब यहाँ के लड़के लोग 10-15 के आसपास थे। तो नक्सलियों द्वारा कई बार चेतावनी दिए कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे जितने साथी हैं सबको मार देंगे। और चेतावनी देने के बाद उनको उठा के ले गए, नक्सलियों ने उठा के ले गए और उनको मार दिए और मारने के बाद ना 24 घंटे के बाद गांव के एक नाला किनारे उनका डेड बॉडी फेंक दिए थे। और उसमें डेड बॉडी फेंक दिए थे, उसमें जितना उनका सहयोगी थे सरपंच जी का, उतने लोग का पूरा लिस्ट बना के नाम लिख के फेंक दिए थे। और गांव छोड़ो, गांव से यहाँ चले जाओ ऐसा कर बोल दिए थे। तो उसे डर से हम लोग गांव छोड़ के चले गए। कोसी को कभी समझ नहीं आता था कि ये बाहर की सरकार क्या होती है। उसे तो अपने गांव में रहते हुए या बाजार में खरीदारी करते हुए किसी ने कभी परेशान नहीं किया, कभी किसी प्रकार का शोषण नहीं किया था। तो फिर ये लोग किस शोषण की बात कर रहे हैं? उसने जब भी इन सवालों का जवाब चाहा, उसे कभी जवाब नहीं मिला। कुछ इसी प्रकार के सवाल लक्ष्मण के मन में भी उठने लगे थे। उधर लक्ष्मण भी सोचता, क्या गांव के लाचार लोगों से जबरदस्ती की छीना झपटी ठीक है? ये लोग उनसे चावल छीन लेते हैं तो कभी बकरियां छीन लेते हैं, विरोध करने पर मार पिटाई करते हैं। मुझे लगा कि जिन लोगों के पास अपने लिए पेट भरने के लिए खाना नहीं, उनसे चावल दाल छीनना गलत है। वो बहुत गरीब लोग हैं और हम उन्हीं को लूट रहे हैं। ये तो गलत कर रहे हैं। लक्ष्मण सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को देखता तो उसे लगता कि ये लोग कितनी कड़ी ड्यूटी देते हैं, जान खतरे में डालते हैं, घंटों भूखे प्यासे रहकर चलते हैं। तो किसके लिए? इलाके के वासियों को सुरक्षा देने के लिए ही ना, और किसके लिए? जहां एक और विभिन्न सुरक्षा बल उनकी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर वामपंथी उग्रवाद दल स्कूलों और लोगों के कामकाज के साधनों पर हमला करते हैं ताकि यहां की आबादी देश की मुख्य धारा से कटकर उनके काबू में रहे। शिक्षा लोगों में समझदारी और कई प्रकार के सवाल करने की हिम्मत पैदा करती है और इस प्रकार वो वामपंथी उग्रवाद को चुनौती दे सकते हैं। इसी मकसद से उग्रवादी सड़कों और टेलीकॉम सेवाओं को भी तहस नहस कर डालते हैं। नक्सलियों ने हमारे गांव में बहुत बुरा किया। वो गांव आते और लूटपाट मचाकर चले जाते। उन्होंने यहाँ का स्कूल भी तोड़ दिया, लेकिन अब सरकार ने स्कूल फिर से बनवा दिया। गांव में सड़क भी बनवा दी। अब हमारा गांव आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा बलों की निगरानी में क्षेत्र के विकास के कई काम पूरे किए जाते हैं, जिससे शिक्षा, सेहत और सड़क की सुविधाएं मिलती हैं। आज इनके कामों पर इलाके के वासियों का विश्वास तो बढ़ ही रहा है, साथ ही वामपंथी उग्रवाद का साथ दे रहे नौजवानों को भी इनकी नेक नियति का अंदाजा होने लगा है। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नौजवानों के पुनर्निर्वास में उनका पूरा साथ दे रही है। उनको रोजगार में सक्षम बनाने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज है,
जहां उन्हें विभिन्न व्यवसायों में ट्रेनिंग दी जाती है। ये सच्चाई सबके सामने है कि सरकार और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित संभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। आज इन क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास तथा स्थानीय लोगों को अधिकार व सुविधाएं दिलाने के काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इसी में शामिल है एक विशाल सड़क निर्माण योजना, जिसके तहत लगातार बनाई जा रही सड़कें यहां के दूर दराज के इलाकों तक सुरक्षा, संचार, सूचना व विकास की गतिविधियों की हलचल पैदा कर रही है। भारत सरकार की मुख्य योजनाओं के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के पालन की तरफ भी खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे न केवल वनों के दुरुपयोग को रोका जा सका है, बल्कि जंगल की पैदावार से यहां रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सावधान! सुरक्षा बलों ने यहां के लोगों का मनोबल बढ़ाया है और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्हें तैयार भी किया है। समय बदल रहा था, सोच बदल रही थी, आजादी के ख्वाब की सच्चाई एक बंधन साबित हो रही थी। कैसे छुटकारा मिले इस छटपटाहट से? हाँ मुझे दुख होने लगा कि मैं ऐसे काम करता हूं। मैंने उग्रवाद छोड़ने की सोची, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं उग्रवाद छोड़ूंगा कैसे। फिर एक दिन मैं नंद कुमार से मिला। वो भी मेरे गांव का ही था और पहले वो भी नक्सली था। अब वो पुलिस में भर्ती हो गया था। उसने मेरी मदद की। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लक्ष्मण के संगठन छोड़कर जाने की खबर जब उसकी कमांडर सुशीला को मिली, तो उसने लक्ष्मण के भाई कोपा और उसके सबसे अच्छे दोस्त साईं को उसे पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन उन दोनों ने भी नंद कुमार और उसके दल के आगे समर्पण कर दिया। उग्रवादी संगठनों के लिए काम कर रहे नौजवानों की बदल रही सोच का इससे बड़ा सबूत भला और क्या होगा। अब कोसी को अपने दलम में रहते हुए घर की याद सताने लगी थी। वो जब एक बार दलम से छुट्टी लेकर आई तो अपनी सखी कमली के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तब कमली की मदद से उसने थाना चिंगतराई बाजार में सरेंडर कर दिया। मेरे लिए यही सही फैसला था। अब मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। अपने परिवार, अपनी सहेलियों के साथ खुश रहना चाहती थी। कोसी का आत्मसमर्पण एक बड़ी घटना सिद्ध हुई। उसने अपने गांव के 6, बीसपुर के 20, कौर, छिंदावड़ा तथा चंदगिरी के 32 लोगों को आत्मसमर्पण करवा के पूरी मिलिशिया और वामपंथी उग्रवाद के नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। अब कोसी भी लक्ष्मण की तरह पुलिस अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। कोसी ने जब आत्मसमर्पण किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन चिंता भी थी। उसके साथ समाज वाले कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे वो जिएगी। लेकिन सरकार की मदद से सब ठीक हो गया। उसे घर, नौकरी सब मिल गई। मुझे गर्व है कि कोसी खुद तो उग्रवाद से निकली ही, उसने औरों को भी निकालने में मदद की। लक्ष्मण और कोसी की पहली मुलाकात डीआरजी के कैंप में हुई और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। पुलिस अधिकारियों की सलाह पर ये नजदीकी विवाह के बंधन में बदल गई। आज दोनों सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। अपने अतीत को भुलाकर आज की छोटी छोटी खुशियों से जीवन को सुखी बना रहे हैं। जीवन के जिस उजले रूप से, समाज और परिवार के जिस सुखद एहसास से कोसी और लक्ष्मण को वंचित कर दिया था, आज वो उन्हें फिर से प्राप्त है। मासूम लोगों को पल भर में मौत के घाट उतारने वाले, तबाही और बर्बादी बरसाने वाले वामपंथी उग्रवाद को ये मुंह तोड़ जवाब है। ये एक सशक्त शुरुआत है। उन्हें और उनकी विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने की।